नमस्कार दोस्तों, हम बेहतर से बेहतर म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदें या हम खुद खरीद सकते हैं या हमारे पास हमने जो म्यूचुअल फंड्स जो खरीदे हैं, जो हमारे पास जो स्कीम्स एट प्रेजेंट हैं, जो प्लान्स हमारे पास हैं, वो हमारे गोल्स को पूरे करने में हमें मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि हमें जो म्यूचुअल फंड्स हमारे पास एट प्रेजेंट हैं वो बेहतर हैं या नहीं है, या जो हम खरीदना चाहते हैं वो हम बिना एडवाइजर की सलाह के हम क्या खुद भी बेहतर कोई स्कीम खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है और कुछ जो मिथ्स जो हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है। हाउ टू बाय द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। अब आप म्यूचुअल फंड स्कीम को देखने के, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है 3000 से ज्यादा स्कीम्स है, तो आपको बेस्ट स्कीम आप कैसे लें। तो सबसे पहले तो आप, या आपने जो एग्जिस्टिंग जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो स्कीम बढ़िया है या नहीं है, वो आपके गोल्स को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, इसको आप इस तरह से जान सकते हैं। या आप नेक्स्ट, अब अगर आप कभी कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहें तो आपको किन किन चीजों का आप इसमें ध्यान रखना चाहिए। एक ओवरव्यू है और मैं सरसरी कुछ मोटा मोटी कुछ इसमें बातें बताऊंगा जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले होता, आपने एक, शायद आपने सुना भी होगा, रैंकिंग जो होती है। आपने, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें किसी फंड को तो उसमें इस तरह से स्टार रैंकिंग होती है। ये जो है 1 से लेके 5 स्टार तक होती है, लेकिन इसमें रैंकिंग एजेंसीज बहुत सारी होती हैं। तो ये जो सबसे जो भरोसेमंद जो रैंकिंग एजेंसी जो मानी जाती है वो क्राइसिल है, या क्रिसिल भी जिसको कहते हैं। क्रिसिल रैंकिंग में 1 से लेके 5 तक जो है स्कीम्स को स्टार्स दिए जाते हैं। तो जो टॉप, जिसको जो कि माना कि किसी को पूरे 5 के 5 स्टार्स मिले हुए, इसका मतलब वो उस स्कीम में, अपने टाइप की स्कीम में वो पहले 10% में से एक है, यानी कि टॉप 10% में से। यानी कि अगर उसमें किसी पर्टिकुलर फंड में, माना कि मिड कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी में अगर कोई 50 स्कीम्स है तो उसमें पहली 5 स्कीम में जो होगा उसे 5 स्टार्स में मिलेंगे। इसी तरह से जो है 4, 3, 2 और 1 का मतलब जो कि बिल्कुल बॉटम पे होती है, जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, आपने देखा होगा रिटर्न्स। आमतौर पे हम लोग जो है रिटर्न्स के हिसाब से स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। तो रिटर्न्स में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है आपने जो है उसने जो है 1 वीक में कितना दिया है, या आपने जो है 3 मंथ में कितना दिया हुआ है, या उसने 6 मंथ में कितना। ये जो है लगभग 5 साल आपको अलग अलग उसका ब्रेकअप करके देखना है। आपको ये भी देखना है कि उसने जो है 1 साल में कितना दिया है, 3 इयर्स में कितना दिया है, 5 ईयर में कितना दिया है, 10 ईयर में कितना दिया है। लगभग 10 ईयर में एक साइकिल पूरा हो जाता है, उसमें आपको पता चल सकता है कि उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि 10 ईयर्स के हिसाब से तो उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन 3 से लेके 5 या 3 से लेके 8 साल के बीच, पिछले 8 साल में उसने कोई रिटर्न्स न दिए हों, तो उसमें इन चीजों का उसमें आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको ये जो पॉइंट आता है रिटर्न्स के बजाय कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर किसी फंड ने लगातार 12% के रिटर्न दिए हैं लगातार 10 सालों तक, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि किसी ने कभी जो है 3% रिटर्न दिया हो, कभी -40 पे चला गया हो, या कभी +30 पे चला गया हो। उससे बेहतर जो है कंसिस्टेंसी इसमें देखी जाती है। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये आम बात है कि अब जैसे कि फंड साइज, अगर किसी फंड का फंड साइज कम होता है, माना कि वो फंड पर्टिकुलर, माना कि कोई जो है ब्लू चिप फंड है और उस ब्लू चिप फंड का जो है फंड साइज जो है 5000 करोड़ रुपीस है, हो सकता है कि किसी और फंड साइज का जो है ये 30,000 करोड़ रुपए हो जाए। तो फंड साइज अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए भी रिटर्न्स निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अगर फंड साइज बहुत छोटा है, 5000 एक ठीक ठाक फंड है, लेकिन अगर फंड साइज कुछ नई जो एएमसीज हैं, जैसे कि आईटीआई है, महिंद्रा है, क्वांट है, प्रिंसिपल, इनमें जो है फंड साइज नई स्कीम्स का कई बार फंड साइज जो है 10 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि नई एएमसीज हैं, ये नए फंड्स हैं। तो नए फंड्स के फंड साइज हमेशा कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिडम्पशन आ जाता है तो फंड पे जो है असर पड़ जाता है। इसके अलावा जो फंड बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़,
तो उनमें भी एक तरह से सैचुरेशन आ जाता है, तो उनके लिए भी जो है परफॉर्म करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। बेहतर यह कि उस कैटेगरी में आप जो है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी साइट पे अगर जाएंगे, बढ़िया साइट पे अगर जाते हैं मनी कंट्रोल वैल्यू रिसर्च पे, उनका फंड साइज अगर आपको जो है लगभग एवरेज 6 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में अगर नजर आ रहा है तो आप वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में आप बाकी को कंपेयर करके। दूसरा फंड हाउस। फंड हाउस वैसे जो भी एएमसी जो होती है, जिन्हें एएमसी जो कहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एक्सिस है। फंड हाउस के एक थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू होती है, हालांकि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक ब्रांड वैल्यू होती है। अगर अच्छा फंड हाउस है तो कई बार रिडम्पशन के बाद जो वो जल्दी हिलता नहीं है, तो इसलिए फंड हाउस के थोड़े से मायने हैं। तो फंड हाउस को भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है कि किस फंड हाउस ने उसको उस फंड को रिलीज किया। अब कुछ 3 जो टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, जैसे पीई रेशियो। पीई रेशियो में मोटा मोटी मैं आपको इतना बता देता हूं कि पीई रेशियो, अगर आप जो है सपोज मिड कैप फंड्स है बहुत सारे, आपने जो है 10 मिड कैप फंड्स को आपने कंपेयर किया, 10 में से अगर उसका पीई रेशियो उनसे कम आ रहा है तो वो आप ले सकते हैं। माने कि किसी का पीई रेशियो जो है 20 है और किसी का पीई रेशियो 30 है और किसी का पीई रेशियो 35 है, तो आपको 20 वाला लेना चाहिए। और आजकल जो है मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है इक्विटी में, वो 20 से नीचे आ चुकी हैं, तो 20 एक तरह से जो है एक ठीक ठाक जो है पीई, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आपको जो है 1 रुपया कमाने के लिए इसमें 20 रुपया देना पड़ेगा, इसमें आपको 30 रुपया, इसमें 35 रुपये। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप जो है पीई रेशियो से भी आप जो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बेस्ट फंड को। एक होता है अल्फा। अल्फा के बारे में मैंने आपको एक बताया था कि एक तो आपके फंड होता है जो आपका फंड परफॉर्म कर रहा है, जो कि जैसे आपने सपोज एचडीएफसी मिड कैप लिया है या एक्सिस मिड कैप लिया है या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप लिया है, तो फंड तो एक तो रिटर्न दे रहा है, जो कि आपको जो है अगर वो उसका जो है बेंचमार्क निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 माना कि 10% रिटर्न दे रहा है, तो अल्फा का मतलब होता है कि वहां का फंड मैनेजर आपको 10% से ज्यादा रिटर्न दिला रहा है या नहीं दिला रहा है। अगर वो 12% दिला रहा है, इसका मतलब अल्फा ऊपर है। तो अल्फा अगर 1 से ऊपर है, अल्फा ये निशान होता है, अगर ये +1, 1.2, 1.3 इस तरह से 1 से ऊपर बढ़िया माना जाता है, तो इसका मतलब वो जो आप मार्केट जो शाम को जो बंद होता है उससे बेहतर आपको रिटर्न वो दिला रहा है, उसका फंड मैनेजर। तो ये अल्फा होता है। बीटा, बीटा ये जो ग्रीक जो एक सिंबल है, बीटा का मतलब है तो उस फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना रिस्क है, कितना फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी है तो उसका बीटा जो है ज्यादा होता है। तो बीटा हमेशा कम होना चाहिए, बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए और अल्फा हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ जो है डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें देख के कि आप जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आप एक फंड को जो है इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं। कुछ भी पॉइंट्स बताए हैं, तो ये तो हो गया, इस तरह से आप ये फंड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आप इनसे आप जो है कंपेयर करके आप बता सकते हैं। ये सारे डाटा पॉइंट आपको एक साथ लेने पड़ेंगे। ये डाटा पॉइंट आप जो अलग अलग आइसोलेशन में मत नहीं ले सकते, यानी कि आप जो सिर्फ क्रिसिल रैंक देख के ही आप जो है इसे बता नहीं सकते, या आप सिर्फ रिटर्न देख के आप जो ये नहीं बता सकते कि ये फंड बेहतर हो सकता है कि फंड जो कभी कभी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे देते हैं कुछ समय के लिए, या क्रिसिल रैंकिंग का इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा बाद में कि क्यों जो है सिर्फ क्रिसिल रैंकिंग ही सब कुछ नहीं होता, रिटर्न्स भी सब कुछ नहीं होते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है कि अगर वो लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बेंच मार्क से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। फंड साइज थोड़ा सा मायने रखता है कि एकदम जो नई एएमसी जो होती हैं उनका फंड साइज थोड़ा कम होता है, क्योंकि नई एएमसी है, ये कोई नया फंड है। एक बड़ा फंड हाउस भी जो है जब नया एनएफओ निकालता है तो उसका फंड साइज छोटा होता है, तो कई बार बहुत ज्यादा रिडम्पशन आता है, यानी कि लोग पैसा निकालते हैं तो फंड हिल जाता है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है लिक्विडिटी की, तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें। बाकी जो है पी रेशियो, अल्फा और बीटा के बारे में बता दिया है, ये भी आपको जो है नेट पे जो है इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि फंड्स कैसे सेलेक्ट करें। बेस्ट स्कीम्स को मैंने बता दिया है, उनकी रेटिंग, रिटर्न्स, अल्फा, बीटा, पीई, कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो फंड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फंड्स का सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता।
बेस्ट स्कीम्स के बाद भी मैं देखता हूं कि कई इन्वेस्टर्स ऐसे जिनका कि फोलियो जो है, जिनका पोर्टफोलियो में जो है 40%, 30% तक भी इस समय जो है डाउन चल रहा है। इतना नुकसान है। इनका 50 लाख है, उनका 30 लाख 35 लाख पे 15-15 लाख का उनको नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपके पास लिक्विडिटी हर समय रहे। यानी कि अगर आपका 50 लाख इन्वेस्टेड है तो लगभग 50-45 के करीब जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए हर समय, यानी कि इतना ज्यादा नुकसान भी ना हो क्राइसिस में भी। तो इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि उस समय आपको जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की। जरा आप इधर ध्यान दीजिए, माने कि किसी क्लाइंट ने या आपने एसआईपी के जरिए या लंप सम के जरिए 1 लाख रुपया आपका जमा हो गया किसी स्कीम में। तो ये बात है जनवरी 2020 की, जबकि मार्केट पीक में था। अब आप इसको जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं कि 20 लाख रुपए हो गए। लेकिन इस बीच जो है मार्केट बुरी तरह से टूट गया, लगभग 40% के करीब जो है मार्केट टूटा। और चलिए मान लेते हैं कि 40% कोई फंड ने जो है सिर्फ 30% ही टूटा है, तो ये 1 लाख हो गया 70,000 रुपए। अब 70,000 रुपए टूट गया। अगर आपने बहुत अच्छी परचेज की थी, डायरेक्ट प्लान लिया था और आप उसी प्लान में बने, तो आपको 70,000 रुपए हो गए। दूसरा जो है, अगर आपने किसी अच्छे एडवाइजर की आपने आप सलाह ली होती तो हो सकता है कि वो ये इरोजन को बचा देता और आपका 1 लाख रुपया सुरक्षित रहता, या ज्यादा से ज्यादा आपका 5 या 10,000 रुपए का नुकसान होता है, ज्यादा से ज्यादा 10% का। तो एक फंड में डायरेक्ट करने पे आपको जो 70,000 रुपए हो गए, दूसरे का 1 लाख रुपए आपका बच गया। अब एक मान लेते हैं कि आज के बाद जो है बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म करता है अगले 10 साल तक लगातार, और ये 15%, जैसे कि 15% जो है सेंसेक्स जो है रिटर्न देता है, 15% के रिटर्न लगातार देता है। अगर हम 5 साल का ब्रेकअप मान ले तो 5 साल में जो 70,000 हो गया था, जो इस समय जो टूटा है, जिसको आप बचा नहीं पाए, वो हो जाएगा अगले 5 साल में 15% के हिसाब से 1.4, 1,41,000। लेकिन जिसको टाइमली आपके एडवाइजर ने स्विच कर दिया था डेट में, वो हो जाएगा 2.01 लाख, 2,01,000। यानी कि जो फायदा है जो एडवाइजर की सलाह, उसमें जो है आपको 60,000 रुपए का फायदा आपको हो गया। दूसरा, अगर इसको और नीचे हम लेके चले आगे 10 साल तक का, तो 10 साल में आपका जो 70,000 जिसपे आपका नुकसान हुआ था 30% जो मार्केट डाउन होने की वजह से, और अब 15% के रिटर्न उसको लगातार देगा, तो अगले 10 साल में ये हो जाएगा 2.83 लाख। और जिनका कि टाइमली स्विच कर दिया गया था, वो एट द रेट ऑफ सेम रिटर्न इनके हिसाब से 15% के रिटर्न्स देके वो हो जाएगा 4.04 लाख। यानी कि अब जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है दोनों में 1.21 लाख रुपए का, लगभग 1.25 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक क्लाइंट ने टाइमली एडवाइजर की सलाह मान के उसने स्विच कर दिया था और दूसरे क्लाइंट ने अपने डायरेक्ट परचेज या उसके हिसाब से जो है वो उसी फंड में जो बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि फंड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन फंड्स के साथ साथ अपने फंड को ग्रो करने के लिए या उसको बचाने के लिए, इरोजन से बचाने के लिए आपको टाइमली स्विच भी करना होता है, कभी रिडीम भी करना होता है, यहां तक कि आपको कई बार स्कीम्स को ही बदलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। फंड का सिलेक्शन के साथ साथ आपको टाइमली उसे स्विच, रिडम्पशन भी वो करने होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके रिव्यू का मैं मुंतजिर रहूंगा। आप जो है जरूर अपना रिव्यू उसमें दें, अच्छी या बुरी बात जो भी लगे। आगे किस चीज के ऊपर वीडियो बनाना है वो भी आप मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।